हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अड्डा। चलिए 3 जून 2021 के एडिटोरियल डिस्कशन शुरू करते हैं। आज हम मेनली दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला है एडवर्स चेंजेस फेडरलिज्म इम्पेरिल्ड एंड सेकंड है अ फार रीचिंग टैक्स मेजर्स। तो इनको डिस्कस करने के पहले मैं आपको एक आर्टिकल जो कि है ओसाका के बारे में है, जो कि एक टेनिस प्लेयर हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगी। देखिए, टेनिस में मेनली 4 इम्पॉर्टेंट ग्रैंड स्लैम्स होते हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन एंड फ्रेंच ओपन। फ़िलहाल फ्रेंच ओपन खेले जा रहे हैं और इसमें एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है नाओमी ओसाका। इन्होंने अपना नाम फ्रेंच ओपन से हटा लिया है, विड्रॉ कर लिया है। रीज़न क्या है कि मैच के बाद जो कॉन्फ्रेंस होती हैं, जो मीडिया पर्सन से इंटरेक्शंस होता है, उसमें ये कंफर्टेबल नहीं थी और इन्होंने उससे एग्जेम्पशन मांगा था, पर फ्रेंच ओपन में इन्हें ये एग्जेम्पशन दिया नहीं गया है। और इसके चलते, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंसेस है उसको फेस नहीं करना चाह रही थी, तो उन्होंने अपना नाम वहाँ से निकाल लिया है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। और देखिए, यहाँ पे मेन इशू क्या है, इन्होंने रीज़न बताया कि जो इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, मैं वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ और मैं इस तरह से मेरे को एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन मुझे फ़ील होता है अगर मैं इस तरह से इंटरेक्ट करती हूँ मीडिया पर्सन वगैरह से। तो यहाँ पे मेन जो हमें समझने वाली चीज़ है या इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, वो ये है कि हम देखते हैं हम पूरे वर्ल्ड में इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट दो तरह के लोग हैं। जो इंट्रोवर्ट लोग हैं वो मेनली आइसोलेशन में अकेले रहना इंजॉय करते हैं। वो दूसरों की कंपनी इतनी ज़्यादा इंजॉय नहीं करते हैं, वो कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं अपनी चीज़ों को शेयर करना, और इस तरह से कहीं ना कहीं वो आइसोलेशन में रहना, खुद के साथ रहना ज़्यादा इंजॉय करते हैं और उन्हें सोशल जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वो नहीं कर पाते हैं। और अगर वो इस तरह से सोसाइटी से ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, जो कि जहाँ वो कंफर्टेबल नहीं है पर फिर भी वो उन्हें करना पड़ रहा है, तो ऐसे में उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और सोशल एंग्जाइटी होती है ऐसे लोगों को। तो यहाँ पे हमें ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए, हमें ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए इन इश्यूज़ को लेकर, चाहे वो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है या इंट्रोवर्ट नेचर है किसी पर्सन का। तो उसको समझने की ज़रूरत है, उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है और वहाँ पे इन पर्सन के साथ कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, ना कि उनके साथ ज़बरदस्ती की जाए, फोर्सफुल तरीके से उन्हें वो करने के लिए मजबूर किया जाए जो नहीं करना चाहिए। और जो ये प्लेयर हैं नाओमी ओसाका, ये बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इनकी उम्र बहुत कम है, उसके बावजूद इनका प्रदर्शन देखा जाए तो बहुत अच्छा रहा है। तो इन्हें जिसके लिए फेमस है, जो इनके पास टैलेंट है, जो यानी कि खेलने का, उसी में इन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, बजाय इसके कि इन्हें फोर्स किया जाए कुछ ऐसा करने के लिए जिसमें ये कंफर्टेबल। देखिए, हमें एज अ इंडिविजुअल एंड एज अ सोसाइटी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों को बुली ना करें, इन्हें फोर्स ना करें वो करने के लिए जिसमें ये कंफर्टेबल नहीं हैं, और जिस तरीके से ये हैं इनको उसी तरीके से, जिस तरह से लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं वैसे ही रहने देना चाहिए। हमें ज़्यादा एक्सेप्टिंग बनना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, क्योंकि ये रियलिटी है, ये लोग ऐसे होते हैं इंट्रोवर्ट लोग, उन्हें वो करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए जो ये नहीं करना चाहते हैं। ये बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उनको उसी तरीके से इनका प्रदर्शन दिखना चाहिए दुनिया के सामने, बजाय इसके कि इनको फोर्स किया जाए कि ये वो चीज़ें करें जिसमें ये कंफर्टेबल नहीं हैं। तो ये मेन एक ऐसा इशू था जहाँ पे हमें फोकस करना था कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हम देखते हैं ना कि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इनकी लाइफ तो बहुत अच्छी होगी, या कोई बहुत बड़ा एक्टर है, एक्ट्रेसेस हैं, तो हर किसी की लाइफ में अपनी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे वो जूझ रहे होते हैं। हमें ज़्यादा एक्सेप्टिंग बनना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, हमें अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा इनको समझने के लिए और इनको एक्सेप्ट करने के लिए। तो चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं, एडवर्स चेंजेस फेडरलिज्म इम्पेरिल्ड। तो यहाँ पे राइटर हमारे जो फ़िलहाल की गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश कर रही है, पावर को ज़्यादा अपने हाथों में एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रही है। और जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, वो क्या कह रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी
पावर को लोकल लेवल तक पहुंचाया जाए, जिससे लोगों का पार्टिसिपेशन उसमें बढ़े। तो इसके अगेंस्ट यहाँ पे काम किया जा रहा है और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बढ़ती ही जा रही है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में। और यहाँ पे इन्होंने एक सेंटेंस यूज़ किया है जो कि नीति आयोग के एक पर्सन ने बोला है, और उन्होंने कहा है कि जो फ़िलहाल की जो हमारी पैंडेमिक की सिचुएशन है ये ख़राब ज़्यादा इसलिए हो गई है क्योंकि हमारे पास सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं है। और अगर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होती और एक ही जो बॉडी है जो डिसीजन ले रही होती है, सिचुएशन को हैंडल कर रही होती, तो इस सिचुएशन से हम ज़्यादा अच्छे तरीके से उभर सकते थे। अब यहाँ पे कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को इन्हांस करने की कोशिश कर रही है, तो इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं 1 नेशन 1 टैक्स, 1 मार्केट एंड 1 राशन। हालांकि इन स्कीम्स के बेनिफिट्स हैं, पर राइटर इन स्कीम्स के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्कीम्स के थ्रू जो पावर फ़िलहाल है स्टेट्स के पास, उसको भी अपने पास ये लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं, यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यहाँ पे हो रहा है। और इमरजेंसी के टाइम पे भी ऐसा एक प्रयास किया गया था, और क्या गया था वहाँ पे कि जो एजुकेशन है जो कि पहले स्टेट लिस्ट में होती थी, उसको इमरजेंसी के टाइम पे कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था, यानी इस फील्ड में भी सेंटर अपना रोल प्ले कर सके, अपनी पावर को एक तरह से शो कर सके, ये यहाँ पे प्रयास किया गया था। पर ये प्रयास हमेशा से होते आए हैं कि हर गवर्नमेंट अपने हाथों में पावर ज़्यादा अक्यूमुलेट करने की कोशिश करती है, पर एज़ पर राइटर फ़िलहाल की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये बहुत ज़्यादा ऐसे प्रयास कर रही है जिससे कि उनके पास ही पावर इकट्ठी हो जाए। अब यहाँ पे इंक्रीज सेंट्रलाइजेशन इन रिसोर्स एलोकेशन एंड वेलफेयर इंटरवेंशंस। तो जिस तरह से कोविड-19 की पैंडेमिक की सिचुएशन को हैंडल करने में ही, रिसोर्सेज को एलोकेट करने में, वेलफेयर स्कीम्स जो हैं उनको उनमें इंटरवेंशंस करने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी पावर अपने हाथों में रखी हुई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप से ही काफ़ी सारे डिसीजंस ले रही हैं। अब इनमें एक और एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, तो यहाँ पे इनके थ्रू भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया है, देखिए, सेंट्रलाइजिंग इकोनॉमिक पावर इन कंजक्शन विद पॉलिटिकल पावर। फ़िलहाल क्या हो रहा है कि जो गवर्नमेंट है और उनसे रिलेटेड जो बिज़नेस हाउसेस हैं वो आपस में मिलजुल कर हेल्प कर, यानी गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर रही है ज़्यादा अच्छे से ग्रो करने में। और इसका एग्जांपल दिया गया है कि जो बाबा रामदेव हैं उनका बिज़नेस एम्पायर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, और वहीं पे वो बिज़नेस हाउसेस जो इस पॉलिटिकल ग्रुप में शामिल नहीं है, कह सकते हैं, जो इनकी पॉलिसीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं या इन गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे कि साउथ इंडियन जो बिजनेसेस हैं उनका यहाँ पे डिक्लाइन देखा गया है। तो ये राइटर इसके थ्रू ये समझाना चाह रहे हैं कि किस तरह से जो पॉलिटिकल पावर है वो इकोनॉमिक पावर के साथ मिलकर ये साथ साथ में काम करते हैं। जो उनके साथ है वो उनको बढ़ावा देंगे, और जो उनके साथ नहीं है उसको वो हेल्प नहीं करेंगे, वो डिक्लाइन हो जाएंगे। RCEP को इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया ये कहकर कि इससे हमारे जो बिज़नेस हाउसेस हैं उनको काफ़ी नुकसान होगा। ग्लोबल कंपटीशन के चक्कर में हमारी इंडस्ट्रीज़, हमारे बिजनेसेस को काफ़ी ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ेगा। पर क्योंकि हम सपोर्ट करते हैं GST को, सिंगल नेशनल मार्केट को, तो ऐसे में राइटर ये कह रहे हैं कि अगर हम ओवरऑल पूरे इंडिया में एक ही तरह के रूल्स फॉर्म कर रहे हैं, पॉलिसीज़ फॉर्म कर रहे हैं, एक तरह का टैक्स लगा रहे हैं, तो इससे जो बड़े बड़े हाउसेस हैं वो तो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, लेकिन हमारे कंट्री में भी वो वो बिज़नेस हाउसेस जो कि इतने ज़्यादा प्रॉस्पेरस नहीं हैं, यानी छोटे लेवल पे हैं अभी, वो इन बड़े कॉम्पिटिटर के सामने मतलब अपने आप को ग्रो नहीं करा पाएंगे, उनके कंपटीशन का सामना नहीं कर पाएंगे, और ये फेल हो जाएंगे। और इस तरह से जो बड़े बड़े बिज़नेस हाउसेस हैं उनकी मोनोपोली इस्टेब्लिश हो सकती है, वो ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो अगर हम इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने ही कंट्री के बहुत सारे बिजनेसेस को तबाह कर रहे हैं इस इनिशिएटिव के थ्रू। यानी हम ग्लोबल कंपटीशन को तो हटा दे रहे हैं इन इनिशिएटिव्स में खुद को हिस्सा ना दिलाकर, लेकिन हमारे कंट्री में ही जो छोटे बिजनेस हाउसेस हैं जिनको ज़रूरत है हमारी हेल्प की, हम उनको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखो होता क्या,
जैसे मान लो अगर यूपी अपनी पॉलिसीज़ अलग बनाता, आसाम अपनी अलग पॉलिसी बना रहे हैं, तमिलनाडु अपनी अलग पॉलिसीज़ बना रहे हैं, तो वो वहाँ पे लोकल कंडीशंस का ख्याल रखते हुए पॉलिसीज़ बना सकते थे, टैक्स को उस तरीके से रख सकते थे जिस तरीके की वहाँ की लोकल कंडीशंस फेवरेबल हैं। पर क्योंकि यहाँ पे हम नेशनल लेवल पे ये पॉलिसीज़ बना रहे हैं, तो अब हम पूरे नेशन का ख्याल रखेंगे, किसी रीजनल स्टेट मतलब किसी स्टेट का, किसी रीजन का, किसी लोकेलिटी का हम, और वहाँ पे प्रेवलेंट सिचुएशन का ख्याल हम नहीं रखेंगे। तो ऐसे में जो पूरे नेशन वाइज जो इम्पोर्टेंट पावर्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, वो तो ग्रो करेंगे, पर जो छोटे छोटे जो हाउसेज़ हैं, इस तरह के बिजनेस हाउसेज़, वो यहाँ पे अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा राइटर ये इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के थ्रू और एनआईए के थ्रू, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के थ्रू, जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनको भी डराने की कोशिश कर रहे हैं इनके थ्रू, कुछ चार्जेस इनिशिएट करके, कुछ इस तरह से, मतलब हो सकता है कि कुछ इस तरीके के चार्जेस में इन्हें फ्रेम कर दिया जाए जो कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल अपोनेंट्स को दबाया जा रहा है, उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ वो यूनिवर्सिटी जो कि स्टेट फंडेड है और स्टेट के द्वारा चलाई जाती हैं, उनके वाइस चांसलर्स की अपॉइंटमेंट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो ऐसे में इनके थ्रू भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। एक और इनिशिएटिव हम देख सकते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसमें भी डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट बेनिफिट ट्रांसफ़र करती है कंज्यूमर्स को, और इसके बीच में जो गवर्नेंस यानी स्टेट गवर्नमेंट वगैरह को स्किप कर देते हैं ये। और अब हम देख रहे हैं कुछ मीटिंग्स वगैरह भी होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सीधा जो स्टेट सेक्रेटरी है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, और जो स्टेट लेवल पे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पावर में गवर्नमेंट है, उसको अवॉइड किया जा रहा है। तो इनके थ्रू भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा रही है किसी स्टेट में। देखिए, अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट मीटिंग्स करती है स्टेट सेक्रेटरीज़ के थ्रू या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ, और उन्हें कुछ पॉलिसीज़, कुछ स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा जाता है, तो पर ये पॉलिसीज़ एंड जो भी स्कीम्स यहाँ बनाई जाएंगी वो स्टेट गवर्नमेंट के एब्सेंट में तो बनाई नहीं जाएंगी। स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा, उसकी भी उसमें एक भूमिका होगी। तो उस रोल को हटाकर आप सीधा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह से बात करके आप पॉलिसीज़ वैसे भी कितनी भी मीटिंग्स कर लें, कितनी भी बातचीत कर लें, पर जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी, रूल फॉर्मेशन की बात आएगी, तो स्टेट गवर्नमेंट भी एक पावरफुल एजेंसी, आप उसको बाईपास करके आप कुछ नहीं इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो ज़रूरत ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करे और मिलकर फिर पॉलिसीज़ बनाई जाएँ और डिसाइड किया जाए कि क्या किया जाना चाहिए। और सेम ऐसे ही अगर हम देखें कि फ़र्स्ट वेव जब कोविड-19 की हमने फेस की थी, उस वक्त नेशनल लॉकडाउन लगाए गए थे, डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत किए बिना, किसी से कंसल्ट किए बिना, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था। तो ये भी एक दिखाता है कि किस तरीके से नेशनल गवर्नमेंट एक्ट कर रही है अथॉरिटी के रूप में, वो स्टेट्स के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, और जो फेडरलिज्म का जो प्रिंसिपल है हमारी कंट्री का, उसको वायलेट किया जा रहा है यहाँ पे। तो इस आर्टिकल में हमारी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। और एग्ज़ाम में हम क्रिटिसिज्म इस तरीके का लिख नहीं सकते हैं, तो इसमें कुछ सीखने वाली जो चीज़ें हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ हम उतना ही समझेंगे, बाकी इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हम एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते, तो उसको हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है आ फार रीचिंग टैक्स मेजर। तो फ़िलहाल ये बात की जा रही है कि ग्लोबल लेवल पे एक कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाए, मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, जिससे कि जो बेस इरोजन होता है टैक्स का वो ना हो पाए। मतलब कि हम पूरे वर्ल्ड में ही एक यूनिफॉर्म टैक्स, जैसे मान लो 15% का हमने टैक्स लगा दिया कि कोई भी कंपनी कहीं पे भी बिज़नेस कर रही है, किसी भी कंट्री में बिज़नेस कर रही है, उसको 15% का टैक्स देना पड़ेगा अपनी रेवेन्यू में, ठीक है। अब ये क्यों इनिशिएटिव लिया जा रहा है, उसके क्या फ़ायदे होंगे? फ़िलहाल देखो होता क्या है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये क्या होता है इसको हम समझते हैं। जैसे मान लो एक कंपनी है ए, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बिजनेस करती है और मतलब काफ़ी सारा रेवेन्यू अर्न कर रही है ये इंडिया से, पर इंडिया में मान लो जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, वो है 20%। अब हम अगर मॉरिशस का एग्जाम्पल लें कि अगर ये
कंपनी मॉरिशस में होती और वहाँ पे ये रेवेन्यू अर्न करती तो उसे वहाँ मान लो सिर्फ 10% का ही टैक्स देना पड़ता। तो इस कंपनी ए के लिए इंडिया फेवरेबल सिचुएशन नहीं हो, इंडिया फेवरेबल कंडीशन या रीज़न नहीं होगा, उसके लिए मॉरिशस ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है। तो ये क्या करेंगी कि अपने इस बिज़नेस को जो भी इन्वेस्टमेंट जो अर्निंग हुई है इंडिया में उसका टैक्स वो मॉरिशस में देना प्रेफर करेगी। ठीक है, यानी इन्वेस्टमेंट के थ्रू या कुछ इस तरह के थ्रू, जैसे कि ऑफ शोर, आपने सुना होगा ऑफ शोर कंपनीज़ होती हैं। तो ऑफ शोर कंपनीज़ में क्या होती है कि जिस कंपनी में मेन बिजनेस है वहाँ पे कंपनीज़ को ना दिखा के किसी दूसरी कंपनी में कंपनी को किसी दूसरे रीजन में किसी दूसरी कंट्री में दिखाया जाता है जिससे वहाँ पे हम टैक्स को पे कर सकें। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे जो एग्जांपल है, इंडिया में कोई कंपनी टैक्स ना देके मॉरिशस को प्रेफर करेगी क्योंकि वहाँ पे उसको यहाँ इंडिया से के कंपैरिजन में हाफ टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसको ही हम कहते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, कि आप प्रॉफिट को किसी और कंपनी में दिखाकर और वहाँ पे आप टैक्स पे कर रहे हो जहाँ पे टैक्स रेट कम है। तो ऐसे में वो कंट्री जहाँ पे मेन बिजनेस हुआ है उससे तो टैक्स कुछ मिलता नहीं है, तो उस कंपनी का तो यहाँ पे लॉस हो जाता है, कंट्री का लॉस हो जाता है यहाँ पे। तो अगर हम ग्लोबली एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लाते हैं कि आप किसी भी कंट्री में बिजनेस करो आपको मिनिमम टैक्स तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप मॉरिशस में कर लो चाहे आप इंडिया में कर लो, दोनों जगह आपको 10% या 15% जो भी बेस रखा जाएगा उतना ही आपको टैक्स देना है। तो अगर कंपनी के लिए फिक्स कर दिया जाएगा एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स तो फिर वो ये जो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग हो रही है वो होगी ही नहीं, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितना टैक्स एक कंट्री में है सेम टैक्स दूसरी कंट्री में भी है। तो यहाँ पे बात ये की जा रही है कि मिनिमम 15% का टैक्स ऐसा रखा जाए कि कंपनी कहीं पे भी हो उसे 15% का टैक्स मिनिमम देना हो। अब अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, देखो इस मूव का कई सारी कंट्रीज़ तो फेवर कर रही हैं, इसका सपोर्ट कर रही हैं, पर कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जो इसका अपोज़ कर रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया है इससे कहीं ना कहीं से बेनिफिट होगा, क्योंकि इंडिया के साथ भी ऐसी चीज़ें होती थी कि इंडिया में काफ़ी सारा रेवेन्यू अर्न किया जा रहा है और उसको शिफ्ट करके किसी और कंट्री में दिखा के वहाँ पे टैक्स पे कर दिया जा रहा है। तो इंडिया में इसके प्रॉफिट्स होंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कुछ कंट्रीज़ क्यों इसका अपोज कर रही हैं। तो बहुत सी कंट्रीज़ ऐसा करती हैं, जैसे मान लो यूएसए की कंपनी है और यूएसए में जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो 20% का है, और एक दूसरी कंट्री है जैसे मान लो है जो डेनमार्क मान लेते हैं। डेनमार्क चाहत रही है ये कंट्री कि इनके यहाँ पे बिज़नेस हाउसेस आएँ, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की जाए। तो अब इनको अट्रैक्ट करने के लिए डेनमार्क कंट्री क्या कर सकती है, सिंपल सी बात है कि कॉर्पोरेट टैक्स को यूएसए के कंपैरिजन में कम रखे, तो अपने यहाँ मान लो ये टैक्स रख देगी 15%। तो अब ये कंपनीज जो यहाँ यूएसए में थी वो प्रयास करेंगी कि वो डेनमार्क में जाके अपना बिजनेस चला सकें जिससे कि उन्हें कम टैक्स देना पड़े। तो इस तरीके से कुछ कंट्रीज़ हैं जो अपने यहाँ पे बिजनेस हाउसेस को अट्रैक्ट करती हैं कम टैक्स के थ्रू। अगर हम ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का प्रोविज़न देखते हैं कि इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो ऐसे में वो कंट्रीज़ जो इन प्रोविजंस के थ्रू कंपनीज़ को अट्रैक्ट कर रही थी अपनी कंट्री में, तो वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। यानी कि इन कंट्रीज़ को तो लॉस होगा जो सिर्फ इस प्रोविज़न के थ्रू अट्रैक्ट कर पा रहे थे बिजनेस हाउसेस को अपनी कंट्री में। तो ऐसे में इन कंट्री को लॉस होगा, क्योंकि अगर कोई कंपनी है जिसको यूएसए में भी उतना ही टैक्स देना पड़ रहा है, डेनमार्क में भी उतना टैक्स देना पड़ रहा है, और यूएसए में वो ऑलरेडी कंपनी है, तो वो क्यों अपने को शिफ्ट करेगी डेनमार्क में, उसे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो ऐसे में वो कंट्रीज़ जो इन प्रोविज़न के थ्रू जिन्होंने अट्रैक्ट कर रखा था अपने यहाँ कंपनीज़ को, वो इसका अपोज कर रही हैं। और दूसरा ये भी है, यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो सॉवरेनिटी है किसी कंट्री की टैक्स इम्पोज करने की, वो भी उनके हाथों से छिन जाएगी, यानी सॉवरेनिटी यहाँ पे उनकी इन्फ्रिंज होगी, वो कम हो जाएगी। तो ये भी एक यहाँ पे प्रॉब्लम है और जो कंट्रीज़ के द्वारा पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो देखते हैं इसका ये फाइनली इम्प्लीमेंट होता है या नहीं इम्प्लीमेंट होता। Thank you for watching this video. If you like this video, kindly like it, share it and subscribe to my channel. Thank you.